नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ का फेसबुक पेज लाइव और मैं हूं आपके साथ युक्ता पांडे। और एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं ठीक उसी समय यूपी बोलेगा के खास कार्यक्रम में। लगातार तमाम अहम मुद्दों के साथ हम आपसे जुड़ते चले आए हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं, फिर वो चाहे राजनीतिक गलियारों से जुड़ा मुद्दा हो या फिर आपराधिक मुद्दा हो। हर तमाम अहम मुद्दों पे हमने हर रोज़ तमाम बातें रखी हैं, तमाम लोगों की बातों के साथ साथ तमाम पहलुएं रखे हैं, तमाम आंकड़े रखे हैं। लेकिन आज एक बार फिर हम तमाम अहम मुद्दों के साथ तो जुड़ेंगे, तमाम बातें भी करेंगे, तमाम आंकड़े भी पेश करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि यूपी बोलेगा के खास कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ बनकर एक रोज़ आपसे मिला था, जो बेरोजगारों के मुद्दे पे बेरोजगारों की आवाज़ बनकर आया था, जिसमें हमने आपको तमाम युवा बेरोजगारों की आवाज़ भी सुनाई थी। दरअसल वो उनकी आवाज़ नहीं थी, वो चीख थी कि किस तरह से यानी भारत के देश का भविष्य यानी युवा किस कदर बेरोजगारी से परेशान है और किस कदर अपनी तमाम पीड़ा को यूपी बोलेगा खास कार्यक्रम में वो पेश कर रहे थे, बता रहे थे कि आखिर उन्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। हमने तमाम उनकी बातें सुनी, तमाम चीज़ों को भी रखा, तमाम आंकड़े भी पेश किए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो न्याय से किस कदर दूर है। और आज ठीक उसी मुद्दे पर हम आपसे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर बेरोजगारों की आवाज़ बनकर। एक बार फिर हम 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर आज चर्चा करने के लिए आए हैं यूपी बोलेगा के खास कार्यक्रम में। युवा यानी भारत देश का भविष्य। कहा जाता है कि भारत देश जो है ये युवाओं का देश होता है और युवा जो होते हैं वो भारत देश का कहीं ना कहीं नाम होते हैं, उनसे पहचान होती है और वो भविष्य होते हैं। और तमाम तरह की बातें कही जाती हैं युवाओं को लेकर, सरकारी दावे हों या तमाम योजनाएं हों, वो युवाओं पर ही लागू होती है और कहा जाता है ये तो युवाओं के लिए है। लेकिन जब उसी तरह से दूसरी तरफ देखा जाता है, दूसरी तस्वीर एक इस कदर आती है कि युवाओं की सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल इन दिनों हमने एक बेरोजगारी के मुद्दे पे आवाज़ उठाई थी, जिस पर हमने चर्चा भी किया था और हमने बताया था कि किस कदर भारत देश के युवा बेरोजगारी को लेकर परेशान हैं। लेकिन बात तो तब एक दुखद पहलू यानी दुखद तस्वीर तो तब सामने आई जब भारत देश के युवा यानी जो देश का भविष्य है वो आत्महत्या तो कर ही रहे हैं, लेकिन इच्छा मृत्यु की मांग भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र लिख रहे हैं कि साहब या तो आप हमें न्याय दे दीजिए या फिर हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। कितनी गंभीर बात है, कितनी दुखद तस्वीर इस तरह की जब देखने को मिलती है, तकलीफ होती है कि तमाम युवा जो होते हैं, देश का भविष्य होते हैं, उनके रूप में जो तमाम योजनाएं आती हैं, तमाम सरकारी दावे होते हैं, वो उस तरफ धरे के धरे रह जाते हैं। तमाम बातें होती हैं। और अभी हाल ही में 15 अभ्यर्थी यानी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में 15 अभ्यर्थियों ने कहा, राज्यपाल को लेटर लिखा, राष्ट्रपति को लेटर लिखा कि हमें इच्छा मृत्यु चाहिए। जरा सोचिए वो किस कदर निराश हो गए होंगे कि उन्होंने ऐसी बात बोली। ऐसा क्या हो गया? और आज जो युवा है देश के, जो युवा भारत देश का भविष्य है, वो सड़कों पे उतर आए हैं, लाठी खाने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं निराशा हासिल हो रही है। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर ये प्रकरण है जिस पर आज एक बार फिर युवा बेरोजगारों की हम आवाज़ बनकर आए हैं। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ जिसमें अभ्यर्थी जो है इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या निराशा हो गई इन्हें? 8-9 महीने से ये अपनी शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते अपनी बात रख रहे हैं, सरकार तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तमाम जाके नेताओं से बात कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये मुख्यमंत्री से मिलने की भी गुहार लगाते हैं, सड़कों पर लाठियां खाते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती है। मांग क्या है? सिर्फ नौकरी, रोजगार। बहुत बेहद गंभीर पहलू है, बेहद गंभीर मुद्दा है जिस पर हम चर्चा भी करेंगे और एक अभ्यर्थी की आवाज़ भी सुनाएंगे जिसने किस कदर निराश होकर राष्ट्रपति राज्यपाल को लेटर जारी किया और कहा कि हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। आखिर क्या हो रहा है हमारे देश में? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण के नाम पर हमसे घोटाला हुआ, हमारी तरफ से घोटाला हुआ, हमारी तरफ से बहुत तमाम बातें इन्होंने कही, तमाम सारी बातें कही और इस कदर ये निराश हुए कि इन्होंने 15 अभ्यर्थियों ने इच्छा मृत्यु की मांग कर ली। लेकिन उन 69,000 जो शिक्षक थे, अभ्यर्थी थे, शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपनी परीक्षाएं दी, सपना देखा कि शायद हमें रोजगार मिलेगा, हमें सरकारी नौकरी मिलेगी,
तमाम बातें थीं। लेकिन एक बात यह है कि जब हम बचपन से शिक्षा की ओर जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं और हमें सपने देखने का हक होता है। कहते हैं सपने देखने का आपको हक होता है, और कोई ये गलत बात नहीं है कि आपने सपना देखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने सपना देखा है तो वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तमाम कानूनों के चलते सरकार सुनती नहीं है। आखिर क्या कारण होता है कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया, इस कदर ये निराश हो गए। साफ तौर पर इन लोगों का कहना था कि हमारे न्यायालय में मामला भी चल रहा है, जिसपे हम न्यायालय से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार से अब इनको उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपने आखिरी बार जब देखा था, हमने शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते बेसिक शिक्षा मंत्री से बात करनी चाहिए तो उनके पीआरओ ने फोन उठाया और कहा सर अभी खाली नहीं है, उनसे बात नहीं हो पाएगी। तमाम पहलू थे। आखिर क्या निराशा होती है जो ये ऐसा ठोस कदम उठाते हैं। तो इसके चलते अभी हमारे साथ एक ऐसे अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं जिन्होंने इच्छा मृत्यु का पत्र भी लिखा और राष्ट्रपति से कहा, राज्यपाल से कहा कि या तो हमें न्याय दीजिए या फिर हमें इच्छा मृत्यु दीजिए। जिस पर आज हम एक अभ्यर्थी से बात करेंगे जिनका नाम है अभय। अभय जी, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं इस वक्त? यस मैम, आपकी आवाज़ मैम सुन पा रहा हूं। बिल्कुल, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम यूपी बोलेगा में। और सबसे पहले अभय जी, आखिर ये 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला क्या है, हमारे दर्शकों को पहले बता दीजिए एक बार फिर से आप। मैम, जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती है मैम, ये मतलब 6 जनवरी 2019 में इसका एग्जाम हुआ। उसके बाद हमारे जैसे गरीब और किसान परिवार के बच्चों ने 2 साल इंतजार करने के बाद इसका 2020 में फिर इन्होंने मतलब कोर्ट के द्वारा जब आने के बाद इन्होंने फिर से रिजल्ट घोषित किया। तो हम लोग बड़े दुख के साथ हमने सोचा कि शायद हम उस लायक नहीं थे कि जिससे हमें हमारा सिलेक्शन होता। परंतु मैम, जब 2 दिन बाद हम लोगों ने इसकी तहकीकात की तो पाया कि हमें इसमें हमारी योग्यता के हिसाब से नहीं, हमारे ओबीसी परिवार में जन्म लेने की वजह से हमें इससे बाहर किया गया है। ओबीसी एससी परिवार में हमने मैम जन्म लिया, इस वजह से हमें इस भर्ती से बेदखल किया गया। मैम, हमारा संविधान हमें 27% आरक्षण देता है, लेकिन इस सरकार के अधिकारियों ने इसे 3.86% कर दिया। मैम, उसके बाद फिर हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गुहार लगाई, हाई कोर्ट में गुहार लगाई, राज्य पिछड़ा वर्ग में आयोग गुहार लगाई। लेकिन मैम, ये तो तानाशाही सरकार है, आप तो समझ ही रही है, तानाशाही सरकार है। ये कहाँ हम लोगों की सुनेगी। और हमारे ओबीसी समाज, दलित समाज के भाइयों, जिन्होंने किसी ने कर्ज लेकर के पढ़ाई करी, किसी ने अपने खेत बेच करके पढ़ाई करी, इस आस से कि हम योग्य है, हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन नहीं मैम, इस सरकार में हमें न्याय कहीं से नहीं मिला। इसलिए मैम, जब हमें ओबीसी होने की वजह से न्याय नहीं मिल रहा तो हम इस भेदभाव समाज में जी से क्या करेंगे। जब हमारे से इतना भेदभाव हो रहा है तो हमें तो मर जाना चाहिए। जब हमें मर जाना चाहिए क्योंकि मैम हमारा परिवार है, इसलिए तो ये अगर हमारी आवाज कोई सुन नहीं रहा तो इसलिए जो माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय है वो भी हमारे समाज से आते हैं, राज्यपाल महोदया है वो भी हमारे समाज से आती है। तो इतने बड़े सर्वोच्च पद पे, देश के पहले नागरिक के पद पर बैठे हुए हमारे राष्ट्रपति महोदय अगर वो इस चीज को संज्ञान में नहीं लेते तो हम लोग मैम क्या करें, आप बताइए। हम लोग क्या इच्छा मृत्यु ही तो मांग रहे हैं। जब आप हमें न्याय नहीं दे सकते, ओबीसी समाज के होने की वजह से आप हमें नौकरी नहीं दे रहे, तो मैम इस समाज में हम क्या करेंगे। मैम, क्या राम राज लाने की बात कर रहे हैं, जब देश में एक आप क्या हिंदुत्व की बात करते हैं। जब हिंदू और इस राम राज में जब केवल ओबीसी एससी होने की वजह से नौकरी से बेदखल किया जा रहा, तो मैम आप समझिए हम कितने प्रताड़ित होंगे। मैम, बच्चे आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, हम लोग ने लखनऊ में क्या लाठियां नहीं खाई, घर में दिए मैम 4-4, 5-5 दिन। किसी ने एक टाइम खाना खाया, किसी ने केवल चाय पी करके 3-4 दिन घर में पे बैठे। लेकिन मैम, हम लोग कहाँ जाए कुछ ही समझ में नहीं आ रहा। हम लोग मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुए हैं। मैम, आपको हम अपने शब्दों से बता नहीं सकते कि कितना हम प्रताड़ित हुए हैं। तो हमारे पास आत्महत्या या इच्छा मृत्यु के बाद और कोई रास्ता बचा ही नहीं मैम। जी अभय जी, हम बिल्कुल आपकी बात समझ रहे हैं कि आपने ऐसा कदम आखिर निराश होकर क्यों उठाया। लेकिन अभय जी, हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला था उसके चलते आपने कहाँ कहाँ न्याय की गुहार लगाई।
मैम सबसे पहले तो ये हुआ कि हमारे मतलब कि सबसे पहले हमारे जो नेतृत्व करता है मनोज भाई, राजेश भाई, विजय भाई, इन लोगों ने एक सुशील कश्यप, इन लोगों ने सीधे कहा कि हमारे लिए माननीय भारत सरकार ने दिल्ली में एक हमें सबसे बड़ा संस्था दी है जो कि संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो हमें लगा हम वहां जाएंगे, वहां पे इसकी जांच पड़ताल होगी, हम लोग को न्याय मिलेगा। लेकिन मैम हम इस सरकार में कहां से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने भी हमारी आवाज, तो शुरुआत में लगा कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा, लेकिन वहां से बस हमें निराशा हाथ लगी। उसके बाद फिर हम गरीबों ने, किसी ने मैम किसी से उधार लेकर के, किसी ने रिक्शे चला करके, किसी ने मैम मजदूरी करके 2,500 रुपए बड़े बड़े महंगे महंगे वकीलों की फीस भरी। लेकिन मैम ये सरकार इतनी तानाशाही है कि इसने वहां पर आज मतलब 1 साल होने को आने वाला है, इसने अभी वहां पर मूल चयन सूची तक नहीं दी। मैम फिर उसके बाद हमें लगा कि हमारे समाज के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह है, तो हमें लगा उनके खून में भी कुछ उबाल आएगा और वो हमको न्याय दिलाएंगे। लेकिन मैम हम वहां से भी निराश हैं। हमारी बहनें जिन्होंने अपने बच्चे लेकर स्वतंत्र देव जी के द्वार पर मतलब धरना दिया, लेकिन मैम वहां से भी हमें न्याय नहीं मिला। फिर हमने अपने मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी को भी इस चीज के बारे में सूचित किया, लेकिन उन्होंने तो बस इतना कह के पल्ला झाड़ लिया कि हम अपनी पार्टी के साथ मतलब कि अनुशासनहीनता नहीं कर सकते। फिर डॉक्टर सतीश द्विवेदी, उन्होंने तो इतना ही क्या, इतना मैम बोला हमें कि क्या सारी नौकरियां ओबीसी को ही दी जाए? तुम लोगों के पास तो और भी काम है, तुम और भी काम कर सकते हो। लेकिन मैम समझ लीजिए ये सोच है हमारे ओबीसी एससी समाज के लिए, उनकी ये सोच है कि हम और भी काम कर सकते हैं। मैम संविधान, बाबा साहब ने संविधान इसलिए दिया था कि अगर हम ओबीसी एससी हैं तो हमें और भी काम बता दिए जाएंगे। मैम हम योग्य हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और हमने जब मैम योगी सरकार को हमारे समाज ओबीसी एससी समाज ने एक उम्मीद के साथ वोट किया था, लेकिन मैम आप देख रही हैं कितनी तानाशाही है। मैम औरतों ने मैम कर्जा ले लेकर के बीएड और बीटीसी और यूपी टेट किया, उसके बाद आपने सुपर टेट पास किया, उसके बाद हम योग्य भारतीय बैठे हुए हैं। मैम न्याय मिलने की यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। मैम 18,598 सीट की जगह इन्होंने मात्र 2664 सीटें ही दी। मैम कितना अन्याय हो रहा। मैम हम लोग कितने प्रताड़ित हैं, आप मैम अपने शब्दों से बयान नहीं कर पा रहे, जो हमारे अंदर इतना आक्रोश भरा हुआ है और हम इतने प्रताड़ित हैं, अपने शब्दों से आपको बता नहीं सकते। जी बिल्कुल अभय जी, हम आपकी निराशा को बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन अभय जी, आप 15 अभ्यर्थी थे जिन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेटर जारी किया और कहा कि हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। जी हाँ सर, आखिरी बार हमने सुना था जिस तरह से आप लोगों से बात हुई थी, तो आप लोगों ने कहा कि माननीय न्यायालय में हमारा मामला चल रहा है और अभी हमारा केस चल रहा है जिसकी सुनवाई 12 तारीख को होनी भी है। लेकिन ऐसा बीच में क्या आपके दिमाग में आया कि आप इस कदर निराश हो गए कि आपने ये लेटर जारी किया और लिखा कि हमें इच्छा मृत्यु चाहिए? ऐसा क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कोर्ट में सरकार के ये जो सरकार के जो अधिकारी आते हैं वहां मैं कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 डेटें लगी, लेकिन इन अधिकारियों ने विशेष जातियों को केवल फायदा दिया और इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मूल चयन सूची नहीं दी। तो मैम हमने सोचा कि अभी हम इनसे कोर्ट में निपटेंगे, क्योंकि मैम ये संविधान हमें सिखाता है कि जब हमें कहीं से न्याय मिलेगा तो हमारे लिए कानून बनाए गए, हमारे लिए मतलब उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय बनाए गए। तो मैम हमने वहां गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों ने 1 साल, पूरा 1 साल ले लिया, अभी तक मूल चयन सूची नहीं दी। मैम हमने जिनसे कर्ज लेकर के पढ़ाई करी थी, मैम वो हमारे दरवाजे आकर हमारी कुंडी खड़खड़ाते हैं कि कब पैसा दोगे। तो मैम हम उनको कहाँ से पैसा दे रहे जब हमारे पास नौकरी नहीं है? मैम हम ये सरकार से जानना चाहते हैं। हमें तो उम्मीद थी क्योंकि हम योग्य हैं, हमें लगा अपनी दम पर, हम अपनी पढ़ाई के दम पर नौकरी पा लेंगे। लेकिन मैम हमको क्या पता था कि हमारे जिनको हमने वोट दे करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया है, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हमारे पीठ में छुरा फूंकने का काम करेंगे। मैम हमें लोग देखते हैं, कहते हैं इन्होंने तो बहुत पढ़ाई करी। लोग कहते हैं अगर तुम गाड़ी बनाना, रिक्शा चलाना सीख गए होते तो आज अपने लिए रोटी की व्यवस्था बना लिए होते। लेकिन तुमने पढ़ लिख के क्या किया? लोगों को हम क्या समझाएं? मैम समाज में भी हमारी कोई इज्जत नहीं बची। लोगों से जिनसे कर्जा लेकर के हमने मैम पढ़ाई किया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में महंगे महंगे वकीलों को फीस दी। लोग हम 2,500 रुपए नहीं है कि हम तो मतलब वकीलों को फीस दे पाए। मैम हमारी ये स्थिति है मैम, हम बहुत प्रताड़ित है मैम
बिल्कुल बेहद गंभीर मुद्दा है और इस पर हमने लगातार आपकी बात भी सुनी, तमाम पहलुओं को भी समझा, लेकिन अभय जी, इच्छा मृत्यु या मृत्यु की ओर जाना ही कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ज़िंदगी एक जंग होती है और लड़ना चाहिए, और आप लोग लड़ रहे हैं और इस पर गर्व है। हमारी भगवान से भी ये शिकायत है, हे ईश्वर अगली बार हमें ओबीसी एसटी समाज में मत जन्म देना, क्योंकि ओबीसी एसटी समाज में होने की वजह से हमें नौकरी छीनी गई। हमारे जितनी मतलब यहाँ राम राज, हमें लगता था राम राज आएगा तो फिर जाति पात, मैम बचपन से हमें ये लगता था कि हमारे पास बाबा साहब भीमराव ने इतना बड़ा लिखित हमें संविधान दिया है तो हमारे साथ कोई जातिवाद की भेदभाव होगा नहीं। लेकिन फिर इनका माननीय योगी जी का एक भाजपा का एक स्लोगन भी था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो मैम हमने तो विश्वास करके वोट दिया था। मैम हमारे पास पैसे नहीं होते फिर भी हम इनकी रैली में जाते थे, हमें लगता था ये एक आएंगे राम राज लाएंगे, राम राज लाने के बाद हम सब लोगों को, योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। लेकिन मैम ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। मैम जिस उंगली से हमने इनको वोट दिया है, अगर ये उंगली मेरी ना होती, दर्द ना होता, तो मैं आज इस उंगली को काट के अपने शरीर से अलग कर देता। मुझे इतनी नफरत हो रही है इन भेदभाव भरे समाज से। बिल्कुल बिल्कुल, और आप सुन रहे हैं अभय जी को, ये क्या बता रहे हैं कि ये किस कदर निराश हो गए हैं कि इन्होंने अब तमाम पहलू रखे, कि इन्होंने कर्ज लेकर पढ़ाई की और कर्जदार दरवाज़ा खटखटाते हैं कि भैया मेरा पैसा आप कब देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस कदर क्या निराशा इन लोगों को हासिल हो रही, क्यों क्या आज जो युवा हैं, देश का भविष्य है, वो रोड पर जाके लाठी खाने की कगार पर है, न्याय मांगने की कगार पर। तमाम पहलू हैं, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन महज ये अभय जी की बात नहीं है, ये चीख है। और बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातें रखने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अभय जी, जो कानपुर से जुड़े थे, जिन्होंने राज्यपाल और राष्ट्रपति को एक पत्र जारी किया और कहा कि हमें इच्छा मृत्यु चाहिए क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस कदर ये निराश हो चले हैं। आपको हम बता दें कि जब बचपन से एक बच्चा जब शिक्षा के लिए जाता है, वो तभी से सपने देखने की शुरुआत करता है। उसे लगता है कभी हम कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे या कुछ बन कर दिखाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते समझदारी की ओर आगे बढ़ते हैं, उनके सपने की उड़ान कहीं ना कहीं उसको पंख मिल जाता है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो एक निराशाजनक बात सामने आती है कि आखिर हो क्या रहा है देश में। और ये बेहद गंभीर मामला है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दूसरे कॉलर हैं, जो एक अभ्यर्थी हैं। ये 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते हमारे साथ ब्रिजेश जी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है यूपी बोलेगा के खास कार्यक्रम में। ब्रिजेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ब्रिजेश जी, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं इस वक्त? शायद ब्रिजेश जी तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है और वो अभी सुनने में कुछ शायद दिक्कत आ रही, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे ब्रिजेश जी से। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से अभय ने तमाम बातें रखी, तमाम पहलुओं को रखा, और कितना वो किस कदर निराश थे कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर हमें जिस सरकार को हमने वोट दिया, अगर आज मेरे बस में होता तो मैं अपनी उंगली को काट लेता। बेहद गंभीर बात है और बेहद गंभीर सवाल है आज की ये सरकार पर, क्योंकि इन्होंने तमाम लोगों तक जाकर अपनी बात रखने का पूरा प्रयास किया, फिर चाहे वो मंत्री हो, नेता हो या अधिकारी हो। बेहद गंभीर सवाल है। और इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से ब्रिजेश जी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हेलो, आवाज नहीं आ रही है? ब्रिजेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैडम, आवाज आपकी आ नहीं पा रही है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है ब्रिजेश जी, यूपी बोलेगा के खास कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो, शायद कुछ समस्या के चलते ब्रिजेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हुए बस इतना ही कहना चाहते हैं कि क्या आखिर इस कदर ये जो युवा है बेरोजगारी के चलते इस कदर निराश हो रहे हैं कि वो तमाम तरह की ऐसी गंभीर बात कह रहे हैं। तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि अपने आप में एक तस्वीर दिखाती है। ब्रिजेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी मैम, जी मैम। जी ब्रिजेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम यूपी बोलेगा में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी न्यूज का और यूपी बोलेगा कार्यक्रम का बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि हम पीड़ित अभ्यर्थियों की आप आवाज बन रहे हैं। हम
बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए जहां आज बड़ी बड़ी मीडिया हमारे आवाज बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वहीं आप लोग हमारे लिए बिल्कुल प्रतिबद्धता से हमारी आवाज बन रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी जी ब्रजेश जी बिल्कुल। लेकिन ब्रजेश जी आज जो हमारा सवाल है, अभी हमारी अभय जी से बात हुई जिन्होंने राज्यपाल और राष्ट्रपति को एक लेटर जारी किया और कहा इच्छा मृत्यु की बात कही। लेकिन ब्रजेश जी सवाल ये है कि आप तमाम तारीखों पे तारीख आप लोगों को मिल रही है न्याय के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते, जिसमें आप तमाम मंत्री तमाम अधिकारियों के पास आप लोग जाते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होती है। और आज इस कदर निराशाजनक एक तस्वीर देखने को मिल रही है कि जो आप लोग हैं इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या है इस निराशा का कारण, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। मैडम हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी हैं, हम लोग पूरी तरह से निराश हो गए हैं मैडम। पिछले 2 वर्षों से 90-97 के लिए हम लोग अथक मेहनत करके लड़ाई किया, उसको जीतने के बाद फिर हमें आरक्षण के साथ घोटाला कर दिया गया। इस भर्ती में हम लोग रिजर्वेशन के मामले में इतने ज्यादा पीड़ित है, हमारी बहुत भारी संख्या में सीटें हकमारी कर ली गई, लगभग 18,000 सीटों को हमसे छीन लिया गया मैडम। संविधान प्रदत्त जो हमारा रिजर्वेशन होता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें हमारा हक दिया था 27% ओबीसी रिजर्वेशन और 28% एससी का रिजर्वेशन, वो हमें नहीं मिला है मैडम। 3.86% में ओबीसी को निपटा दिया गया मैडम। इतना बड़ा रिजर्वेशन का घोटाला किया गया है और पिछले हम लोग 6 महीने से परेशान है। कोरोना काल में हम लोग धरना दे रहे हैं, अपने वकीलों के लिए किस तरह से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं मैडम। हम लोग बहुत मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। जिस कोरोना काल में पैसे की समस्या थी, हमारे माता पिता परेशान थे, पिताजी बाहर से घर लौट आए थे, इसमें पैसे की दिक्कत थी, और उसमें हम लोग किस तरह से अपने वकीलों का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो हमारे लिए मैडम बहुत दुखद है। हम लोग अंतिम विकल्प नहीं रहा, हम लोग कोर्ट गए, हमें हमारी न्याय व्यवस्था पूरी तरह से हम भरोसा करते हैं न्यायालय पे, लेकिन हमारे वहां से भी न्याय नहीं मिल रहा है। पिछले 6 महीने से हम लोग परेशान है। एसटीआरडी लखनऊ में भारी संख्या में हम लोग प्रदर्शन किए, वहां पे हमें इस तरह से मारा गया कि ऐसे लग रहा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी नहीं, भारत के हम लोग व्यक्ति नहीं है, हम लोग अभ्यर्थी नहीं, हम आतंकवादी हैं। हमारे भाइयों को इस तरह से पीछे मार मार के लाल कर दी गई है जैसे आतंकवादियों को मारा जाता है मैडम। अभ्यर्थी के साथ इस तरह का बर्ताव कौन करता है? हम लोग एक अभ्यर्थी, हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं मैडम। हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे किया जा सकता है? हम लोग पिछले काफी समय से अपनी बात को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास मिले हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से भी मिल चुके हैं, हम छोटे बड़े विधायकों सांसदों से भी मिल चुके हैं, कहीं भी हमारी कोई नहीं सुन रहा है मैडम। हम लोग पूरी तरह से हताश और निराश हो गए हैं। अंततः हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं मिला तो हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा कि हमें राष्ट्रपति महोदय से विनती करता हूँ कि हमें इच्छा मृत्यु का अधिकार दें मैडम, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम लोग पढ़े लिखे समाज से आते हैं। हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, हमें जरा भी स्वीकार नहीं है मैडम। ब्रजेश जी आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपने इच्छा मृत्यु की बात कही, राष्ट्रपति को पत्र जारी किया और तमाम तरह की बातें आपने बताई कि आपको किस कदर निराशा हासिल हुई जिसके चलते आपने एक कदम उठाया। लेकिन ब्रजेश जी सवाल ये उठ रहा है कि आपने सरकार के तमाम लोगों से तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, तमाम नेताओं से मिले, तमाम अधिकारियों से मिले, अगर सुनवाई नहीं हुई जिसके चलते आप न्यायालय पर गए और अपनी बात को रखने की पूरी प्रयास किया। और 6 महीने की जैसे आपने बात की कि हम 6 महीने से दौड़ भाग कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी न्यायालय में अगर आपका मामला चल रहा था तो इस बीच ऐसा क्या हुआ कि ऐसी बात सामने आई, आपके दिमाग में इस तरह की बातें आई कि हमें इच्छा मृत्यु की मांग करनी चाहिए? क्योंकि ब्रजेश जी बात इतनी सी है कि कहीं ना कहीं आपकी बात पूरी तरह से सही है और सरकार पर सवाल उठाना भी लाजमी है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार भी है आपका, आपकी माँ है, आपके पिताजी होंगे, तमाम तरह के उनके भी सपने होंगे, लेकिन वो ये नहीं चाहते होंगे कि आप इस दुनिया में ना रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? जी मैडम, हम अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए मजबूरन ऐसा कदम उठा रहे हैं क्योंकि हमें अपने माँ बाप की नजर में, हम उनके आंखों में ये दुख नहीं देख पा रहे हैं। जब उनका बेटा बेरोजगार है, उनका बेटा सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर चुका है, एमए बीए सारी भारत की सभी डिग्रियों को पा चुका है, अब वो क्या करेगा? उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। वो हर एक परीक्षा में अव्वल दर्जे से पास हुआ है, उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि सरकार द्वारा दिए गए मानक 90-97 को पास किया है, सुपर टेस्ट को पास किया है, इस भर्ती में शामिल हुआ है और इस भर्ती में पूरी तरह से योग्य भी है नौकरी पाने के लिए, लेकिन उनका हकमारी कर दिया गया है। और ये जब भी हम अपने माँ बाप के चेहरे को तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में जो सवाल होते हैं मैडम, हम उनको फेस नहीं कर पाते हैं। हम उनकी आंखों
ज्यादा दुखी हो जाते हैं, उनके सामने से हट जाते हैं और एक बंद कमरे में खूब रोते हैं। उनकी आंखों में आंसू हम देख नहीं पाते, उनके उनके आंखों में इतने सवाल होते हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है मैडम। हम अब तक जितना धैर्य रख पाए उतना रखे, अब नहीं धैर्य हो पा रहा हमसे। हम पिछले काफी समय से न्यायालय में परेशान हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी एजी आते हैं, कभी एजी नहीं आते हैं। माननीय जज महोदय उनसे बोले हैं, एजी साहब से बोले हैं कि हमें मूल चयन सूची दे दीजिए। मूल चयन सूची इनको जेल नहीं दे रहे हैं, डेट पे डेट लेकर भाग रहे हैं। हम बहुत परेशान है मैडम। ब्रिजेश जी, क्या आपके परिवार के किसी सदस्य को ये बात पता है, आपके माता को, आपके पिताजी को, कि आप लोगों ने ऐसा इच्छा मृत्यु की बात कही है, सरकार तक मतलब राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा है, तमाम सारी बातें हैं, कि आपके परिवार को इस बात की नॉलेज है? मैडम हम उनसे कैसे इजाजत लें, हम कैसे कहें कि आपका बेटा बेरोजगार है। हम अगर कहीं काबिलियत में कमी होते तो हम कहते, माँ बाप हमसे सवाल करते तो हम बताते, माँ मैं हाई स्कूल में फेल हो गया था, माँ मैं इंटर में फेल हो गया था, मैंने टेट में फेल हो गया था, मैं सुपर टेट नहीं निकाल पाया। मेरे पास सारे कागज हैं, मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट देखते हैं, 100% मेरे मार्क्स हैं, 7% से नीचे किसी में मार्क्स नहीं है। उनके अंदर खुद ही नहीं ये बात आता है कि मेरा लड़का हमेशा अव्वल दर्जे से आता है, 100% इसके हमेशा नंबर रहते हैं। ये कैसे इस भर्ती में फेल हो गया, कैसे इसको नौकरी नहीं मिली? जी ब्रिजेश जी, बेहद गंभीर बात है और दुख भी होता है कि आखिर जो कहते हैं ना कि भारत जो है युवाओं का देश कहा जाता है, और आप जो युवा हैं वो देश का भविष्य है, और उनके साथ जब इस कदर खिलवाड़ होता है तो सवाल उठना भी लाजमी है और सरकार को सुनना चाहिए। लेकिन तमाम तरह के आप लोगों के भी सवाल होते हैं, और कहीं ना कहीं ब्रिजेश जी बस इतना देखने को मिलता है कि आप लोगों ने पत्र जारी किया राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, और वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक सोशल मीडिया का हिस्सा बनकर ही रह गया? क्योंकि वीडियो तो वायरल हुई, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस वीडियो के जारी होने के बाद, इस पत्र को जारी करने के बाद आपके पास कुछ बातें आई, या कुछ लोग आए, या सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन जैसा कुछ हुआ आपके साथ? हमारे पास मैडम सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, और इससे पहले हम लोग अपनी बातों के लेकर सरकार के दरवाजे पे पहुंचे हैं, वहाँ भी हमें आश्वासन नहीं मिला है। और आश्वासन न मिलने के साथ साथ हमको इतना बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, और इस तरह से असंवेदनशील तरीके से मारा गया है हम अभ्यर्थियों की, कि मतलब हम लोग बहुत परेशान हो गए मैडम। हम अपनी आवाज उठाने के लिए गए हैं तो हम वहाँ पे लाठी खा कर आए हैं मैडम। हमारी बातें कहीं नहीं सुनी जा रही हैं। हम हर एक जगह पे जहाँ हमें न्याय की उम्मीद हो सकती है हम वहाँ पे गए, हम बहुत रोए। अगर कोई रिजर्वेशन का बात आता है तुरंत हमें हटा दिया जाता है कि उनको साइड करो, उनको बताने दो, पीछे वाले लड़के को आने दो, पीछे वाले जो भी सवाल लेकर आए उनको आने दो। हमें रिजर्वेशन का अभ्यर्थी देखते ही ऐसे आग बबूला हो जाते हैं जैसे हमने उनका क्या बिगाड़ लिया है, नुकसान हमारा हुआ है। जी 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 बिल्कुल ब्रिजेश जी, आपने भी देखा था आखिरी बार जब यूपी बोलेगा के खास कार्यक्रम में हमने आपका मुद्दा उठाया था और बेसिक शिक्षा मंत्री से संपर्क करने की भी कोशिश की थी, तो किस कदर उनके पीआरओ ने कहा कि साहब तो अभी व्यस्त हैं, हम बाद में बात कराते। वो एक तरह से टालना था उस बात को, और संपर्क नहीं हो पाया था। लेकिन ब्रिजेश जी, हम आपकी बात को समझ सकते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को न्याय मिले, ताकि कहीं ना कहीं आप जो निराश हैं उसमें कहीं ना कहीं खुशियाँ भी शामिल हो। धन्यवाद ब्रिजेश जी आपका जुड़ने के लिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद यूपी न्यूज का, और बहुत बहुत धन्यवाद यूपी बोलेगा कि हम लोग बेरोजगार की आवाज उठाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बिल्कुल, आपने सुना ब्रिजेश जी किस कदर निराश हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग बात करते करते इन लोगों के आंसू छलक आते हैं, जो कि आवाज़ में ही सुनने को मिलता है। लगता है किस कदर ये निराश है। लेकिन ये जो है इच्छा मृत्यु की मांग है इन युवाओं की, ये कहीं ना कहीं ये एक निराशाजनक तस्वीर है और बहुत दुखद बात तो है, लेकिन देश के भविष्य के लिए दरकार भी है कि आखिर अगर देश का जो भविष्य है इस कदर निराश हो जाएगा कि इच्छा मृत्यु की मांग करने लगेगा, तो क्या अगर, और सबसे बड़ी जो बात यह है कि अगर जो देश के युवा हैं जो बेरोजगारी के चलते अपने आप को खत्म करने की कोशिश करेंगे, अपने परिवार को कहीं ना कहीं, वो निराशाजनक जो आंखों की बात कही कि मैं माता पिता के सवालों को समझ पाता हूं कि उनकी आंखों में ही सवाल होता है, लेकिन अगर जो देश का भविष्य है यानी देश के युवा अगर इस कदर इच्छा मृत्यु की मांग करने लगेंगे और अपने आप को कहीं ना कहीं मौत के हवाले करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या फिर हमारा देश किस कदर चलेगा। और जो कहीं ना कहीं बात बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं कि जो युवा हैं देश का भविष्य है, तो फिर क्या
देश का भविष्य खत्म हो जाएगा तो देश कैसे चलेगा, और देश की जो तस्वीर जिस कदर युवाओं को लेकर दिखाई जाती है वो कैसे दिखेगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक और अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते ये भी कहीं ना कहीं उस परीक्षा में शामिल थे और इन्हें भी निराशा ही हासिल हुई है, जिसमें राहुल मौर्य जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल मौर्य जी, क्या आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी मैम, आपकी आवाज हमको सुनाई दे रही है। बिल्कुल, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम यूपी बोलेगा में। धन्यवाद मैम, आपने हमको अवसर दिया इस प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज उठाने के लिए। जी जी, राहुल मौर्य जी, ये बताइए कि तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं, लेकिन बेहद गंभीर मुद्दा है और निराशाजनक जो आप लोगों की तस्वीर है शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते कि आप इस कदर निराश हो गए कि आप लोगों ने एक पत्र जारी किया राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, और कहा कि हमें इच्छा मृत्यु चाहिए। लेकिन इससे पहले जितना हम लोगों ने जाना, जितना हम लोगों ने समझा और हम लोगों ने बातें भी की, साझा भी की तमाम दर्शकों से कि आप तमाम अधिकारियों के पास आप लोग गए, तमाम नेताओं से मिलने गए और अभी न्यायालय में भी आपका ये मामला चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और सरकार पर भी बेहद गंभीर सवाल उठ रहा है कि सरकार आखिर आपकी बात नहीं सुन रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, आज के डेट में अगर देखा जाए तो न्यायालय से न्याय तो मिलता है, ये तो सत्य है, बट मैम न्यायालय में न्याय कब मिलेगा ये इसका कोई डेट निर्धारित नहीं है। सरकार के पास एक नहीं हजारों तरीके होते हैं डेट को पोस्टपोन करने का। अब डेट हमारा जब भी लगता है, बार बार जज यही उनसे कहते हैं कि आप नेक्स्ट डेट में चयन सूची लाके दे दीजिए हमको, जो 27% ओबीसी अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है। बट क्या होता है कि जो हमारे अधिवक्ता महोदय राघवेंद्र सिंह जाते हैं, वो क्या करते हैं, डेट लेके चले आते हैं कि नेक्स्ट डेट पे हम आपको सूची अवेलेबल कराएंगे। बट मैम ये काम आपको पता है कि जब 90 और 97 का मुद्दा था, जिसमें सरकार चाहती थी कि केस जीत के नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट की जाए, तो जो है 2.5 साल उसमें लग गया। अब इसमें तो सरकार हमारे विरोध में है। अब सरकार क्यों चाहेगी कि इस पे जो है उनका जो काला चिट्ठा है, जो ओबीसी के साथ इन्होंने शोषण किया है, वो क्यों चाहेंगे कि ये चीज उजागर हो? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन ये चीज उजागर हो जाएगा उस दिन ये कहीं के नहीं रहेंगे। हम लोगों के साथ ये जिस तरीके से अन्याय कर रहे हैं, आज नहीं तो कल इनके साथ इससे भी बुरा होगा। बस मैम ये जान लीजिए कि हम लोग इतने मजबूर हैं कि आज के डेट में मन तो यही करता है कि जीने से अच्छा कि मर जाए। इसीलिए हम लोगों ने राष्ट्रपति से गुहार लगाया है कि आप हमको अनुमति दीजिए और हम लोग मृत्यु ग्रहण करें। क्योंकि कारण ये है कि मैम लोन लेके पढ़ाई किया था हमने। जब हम इससे पहले 69,000 भर्ती आने के पहले हम किसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे, प्राइवेट विद्यालय में। वहां पे प्राइवेट विद्यालय में शोषण किसी से छिपा नहीं, किस तरीके से शोषण किया जाता है टीचरों का, फिर भी पढ़ा रहे थे। जब इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली तो एक उम्मीद जगी कि अपना साथ अपना विकास का नारा देकर जो बीजेपी सरकार आई है, जिसको हमने भी जिताने की कोशिश किया था, हमने भी इनका प्रचार किया था, हमने भी चाहा था कि ये सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा करेगी। लेकिन जब ये 69,000 भर्ती आई और उसके बाद जब इन्होंने लिस्ट जारी किया तो कंडीशन ये हुआ, उसमें देखने पे ये पता चला कि ओबीसी को, जो कि संविधान प्रदत्त अधिकार हमारा 27%, वो ना देके इन्होंने केवल 3.8% दिया। अब मैम बताइए हम इसमें क्या कर सकते हैं? इधर बैंक वालों का ईएमआई, जो कि लॉकडाउन के पहले सारा का सारा रोजगार ठप हो गया है, आज के डेट में कोई रोजगार नहीं है, साल भर से हमने ईएमआई नहीं पे किया है, बैंक डेली जो है उस पे नोटिस भेजे जा रहा है। यहाँ तक कि 53,000 का हमने क्रेडिट कार्ड बनवाया था और क्रेडिट कार्ड का लोन अमाउंट मिला के आज के डेट में 1,26,000 रुपीज हो गया है, जो ना जमा करने की वजह से 53,000 का 1,26,000। अब हमने तो सोच लिया है कि नहीं जमा करेंगे, जिस दिन ज्यादा प्रेशर होगा उस दिन फंदे से लटक जाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बैंक वाले भी प्रेशर डालेंगे तो हमारे पास केवल यही ऑप्शन है, क्योंकि सरकार नौकरी देगी नहीं हमको, हमारा अधिकार तो छीन लिया इन्होंने, तो हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बैंक वाले भी परेशान करेंगे, इधर मम्मी पापा को देख के जिंदा है, नहीं तब तक पता नहीं कब के लटक गए होते, जिस तरीके से ये बैंक वाले परेशान किए पड़े हैं। बिल्कुल, लेकिन राहुल मौर्य जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि बेहद गंभीर मामला है जिस पे आप लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। न्याय न मिलना भी बहुत दुखद है, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन बात बस इतनी सी है कि आप लोगों ने जैसे कहा गुणांक छिपाया गया, और जो आपकी परीक्षा की भर्ती थी जिसके चलते आपका जो रिजल्ट आया था
उसकी आप लोगों ने मांग की थी कि जो रिजल्ट है उसकी सूची जारी कर दी जाए, जो पब्लिकली हो, पब्लिश की जाए, जिसमें आप लोग ऑनलाइन तौर पे इस चीज़ को देख सके कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन इसके चलते आप लोगों ने गुहार लगाई थी और कहीं ना कहीं उन लोगों का भी दावा है कि हमने इस पर सुनवाई की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो आप लोगों ने कहा था कि जो उन्होंने सूची जारी की थी, जो आपकी कहीं ना कहीं मांग पर आपकी सूची जारी हुई थी, वो गलत थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, अब सूची गलत है। हम लोगों ने कोशिश भी किया कि सरकार जो है अगर पारदर्शिता के साथ भर्ती की है तो हमको जो है एक ऐसी सूची जारी कर दे जो इन्होंने बनाया है कैटेगरी और कट ऑफ के साथ। भाई ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें कैटेगरी और कट ऑफ नहीं दिखाया जाता। एलटी की वैकेंसी आई अभी, उसका जो फाइनल रिजल्ट आया, सिलेक्शन रिजल्ट आया, अभी जेई का रिजल्ट आया, उसमें जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सबका कैटेगरी और कट ऑफ मेंशन है। हम लोग लखनऊ में जाके उस कड़क ठंडक में 7 दिन तक खुली आसमान के नीचे सो के किस तरीके से हम लोगों ने मेहनत किया, सरकार के कान में ये बात डालने की कोशिश की कि आप हमारे साथ अन्याय किए हैं, अगर हो सके तो न्याय दीजिए। लेकिन वहां पे क्या हुआ, स्वतंत्र देव सिंह जो माननीय अध्यक्ष जी हैं, उनके ऊपर बहुत भरोसा था कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। उनके पास भी हम लोग गए और ऐन वक्त पे जब मंत्री जी से मीटिंग की बात आई तो वो वहां पे नहीं थे, अपने पीए को खड़े करके चले गए। और हुआ क्या, वहां पे हम लोगों के साथ धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ कि हम लोगों ने कहा कि सर हमें हमारा 27% वाला लिस्ट दे दीजिए। तो मंत्री जी ने कहा अपने अधिकारियों से कि ठीक है आप इनको दिखा दीजिए। अधिकारी ने कहा ठीक है हम आपको जो है इसको जो है एनआईसी की साइट पे 10 से 15 दिन के अंदर हम इस वेरियस कट ऑफ जो भी इसमें कट ऑफ है उसको डाल देंगे, प्लस सूची भी डाल देंगे। लेकिन आज तक इन्होंने उस चीज को नहीं दिखाया, क्योंकि सच्चाई वो जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है और इसी वजह से वो दिखाना नहीं चाह रहे। तो अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। हम राष्ट्रपति के यहाँ और कोर्ट में, एनसीबीसी दिल्ली में, यहाँ पे एससीबीसी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में, हर जगह तो अपना माथा टेक रहे, सर पटक रहे, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला आज के डेट में। हम लोग बस इतना जान लीजिए मैम कि आज हमको ये एहसास हो रहा है कि सच में हम लोग दलित और पिछड़े हैं। नहीं तो लगता था जब तक 69,000 भर्ती से नहीं जुड़े थे, लगता था कि हम भी एक भारत के नागरिक हैं और जो अधिकार सामान्य वर्ग के लोगों का है वही अधिकार हमको भी मिला है। लेकिन अब हमको ये बात समझ में आ गया है कि शायद ये हम गलत पढ़े थे और गलत समझे थे। सच्चाई तो ये है कि इनकी सरकार है और इसमें हमारे साथ इन्होंने हमारी सीट उठा के किसी और को दे दिया। सच्चाई यही है मैम। बिल्कुल राहुल जी, आपने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी और यूपी न्यूज़ भी लगातार आपके मुद्दे को उठाने का पूरा प्रयास करता रहा है, सरकार तक भी आपकी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपने एक ये इच्छा मृत्यु की जो इच्छा जाहिर की है, राज्यपाल को लेटर लिखा, राष्ट्रपति को लेटर लिखा, लेकिन इसके चलते निराशाजनक पहलू ये है कि अभी तक सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी बात सुने, कम से कम सरकार की जो आंखें बंद हैं वो खुल जाएं और कहीं ना कहीं जो आपकी पीड़ा है कि किसी ने लोन लिया है, कोई किसानी, किसी के पिता किसानी करते हैं, खेती करते हैं, वो एक लौते हैं अपने घर के, कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं ऐसी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए बेबाक अंदाज में। और यूपी न्यूज़ लगातार आपके इस मुद्दे पर आवाज़ उठाता रहा है, उठाता भी रहेगा और हम हमारी तरफ से पूरा आश्वासन है कि उम्मीद भी करते हैं कि आपको न्याय मिले। धन्यवाद राहुल जी। तो ये थे हमारे साथ राहुल मौर्य जी, जिन्होंने किस तरह से अपनी व्यथा बताई कि इन्होंने लोन लेकर पढ़ाई की और 4 लाख का कर्ज कोई आम कर्ज नहीं होता है। और तमाम तरह की बातें हैं कि कोई किसी के घर में किसानी होती है, खेती होती है और अब तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इतना निराशाजनक जो ये पहलू है, जो आवाज़ है, ये महज एक अभ्यर्थी की आवाज़ नहीं है, ये चीख है उन तमाम युवाओं की जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते आए हैं। तमाम तरह की इन लोगों ने बातें की, तमाम तरह की बातें रखी भी कि आखिर इन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा कि इन्हें सरकार पर पूरा विश्वास था और सरकार के लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी। अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, नेता बात नहीं सुनते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर जो कहते हैं कि जिस तरह से जो देश का ये हमारे भविष्य है, अगर ये इस तरह से ये निराश होकर अपनी जान देने की कोशिश करेंगे, इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे, तो देश फिर कैसे चलेगा।
और रही बात, जैसे तमाम इन अभ्यर्थियों ने यही कहा कि इन्होंने सरकार को सिर्फ वोट इसलिए दिया था कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार कहीं ना कहीं इस बार इनकी जो बेरोजगारी जो है उसके लिए कुछ ना कुछ करेगी। और इन लोगों ने तैयारियां भी की, ना जाने कितने वर्षों से ये लोग तैयारी कर रहे थे, सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे थे, तमाम इनके सपने जुड़े थे इससे, और ना जाने इन्होंने क्या क्या किया होगा। अभी तो हमने 2 से 3 लोगों की बात सुनी और वही सुनकर रूह कांप जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। कोई लोन ले रहा है, कोई किसानी कर रहा है, और साफ तौर पर जिस तरह से अभय जी ने कहा कि अगर इस बार बैंक वाले परेशान करेंगे तो हम फांसी के फंदे से लटक जाएंगे। खुलेआम युवा चीख रहे हैं न्याय के लिए, और जैसा इन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड में जाके इन्होंने लाठी खाई। सिर्फ कसूर क्या था कि ये न्याय की गुहार लगा रहे थे। सवाल सरकार पर इतना सा है कि क्यों नहीं सुनते हैं, और जैसे आरक्षण की बात कही जाती है, शिक्षक अभ्यर्थी घोटाले की बात कही जाती है, तुरंत इनका फ़ोन कट हो जाता है, संपर्क तक नहीं करते हैं, बात तक नहीं सुनते हैं। बहुत 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 बेहद गंभीर आरोप है और बेहद गंभीर पहलू है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से हमने कहा है कि ये महज इनकी आवाज़ नहीं है, इनकी चीख है। और यूपी न्यूज़ भी आप सबसे अपील करता है कि जो युवा हैं, देश का भविष्य हैं, इनकी आवाज़ बने, इनकी बात रखें, महज सोशल मीडिया का हिस्सा बना के इनकी बात को मत रखें। इनकी आवाज़ बने, लोगों से साझा करें और इनका साथ दें ताकि ये अपने सपनों को पा सके। बेहद गंभीर मुद्दे के साथ आज हम आपसे जुड़े थे, और शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले, 69,000 अभ्यर्थियों की जो सपने पर पानी फिरा है, उस मुद्दे पर आज हमने आपसे बात की और तमाम हमने बातें सुनाई, जो इस तमाम अभ्यर्थियों की हमने आवाज़ सुनाई जो किस कदर चीख रहे थे नौकरी पाने के लिए। बेहद गंभीर मसला था, और जिसके चलते आज हम लोगों ने आपसे तमाम बातें की, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से यूपी न्यूज़ ने आपसे अपील की है कि इन अभ्यर्थियों की आवाज़ बने, इनका साथ दें, ताकि किसी के घर का बेटा इस कदर निराश होकर इच्छा मृत्यु की मांग तो ना करे। धन्यवाद। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, और हम कल एक अहम मुद्दे के साथ फिर आपसे ठीक 7 बजे जुड़ेंगे यूपी बोलेगा के खास कार्यक्रम। धन्यवाद।